चलिए बेटा, बात शुरू करने जा रहे हैं एक नए सब्जेक्ट पे, जो कि कैब 6 है आपका, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। एक अटेम्प्ट पहले तक आई कैब इसका नाम रखता था FAR 2, लेकिन अब नई स्कीम में इसका नाम कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग कर दिया। बेहतर नाम है, और इससे ज़रा सब्जेक्ट के नाम में ज़रा भरमबाजी आ गई है। ठीक है, कि आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग आप पढ़ रहे हो, काम तो वही करना है जो पहले कर रहे थे, लेकिन क्या है, थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है जब आप कंपनीज की रिपोर्टिंग कर रहे हो। ओल्ड स्कीम के अंदर आई कैब ने ये रूल रखा हुआ था कि जब तक स्टूडेंट पास नहीं करेगा FAR 1, उस वक्त तक वो FAR 2 को अटेम्प्ट नहीं कर सकता। लेकिन नई स्कीम के अंदर इस रूल को उन्होंने खत्म कर दिया है कि अब अगर आप चाहें FAR 1 ना भी पढ़ें, डायरेक्ट कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन एडवाइस क्या है, ऐसा ना करें तो बेहतर है, और पहले FAR 1 पढ़ लें और उसके बाद FAR 2 को आप अटेम्प्ट करें। क्योंकि कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के अंदर कुछ ना कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर FAR 1 की नॉलेज आपकी मदद कर सकती है। ठीक है सर, स्पेशली फाइनल अकाउंट का मामला, क्योंकि FAR 2 के अंदर फाइनल अकाउंट आपने 2 बार पढ़ने हैं। ठीक है सर। चले बेटा, अब यहाँ पर एक लंबा चौड़ा सिलेबस है, और आई कैब ने अभी जो रिसेंट चेंज करा है इसके अंदर, वो चेंज क्या है सर। एक तो आपका एक चैप्टर IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स, जिसको आप ऑलरेडी FAR 1 में पढ़ चुके हैं। अब वो अपनी और बेहतर जगह पे आ गया है, उसको दोबारा ये कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में लेकर आ गए। ये पॉजिटिव बात है, आपका टाइम बचेगा, क्योंकि एक ऐसी चीज जो आपने पहले से पढ़ी हुई है, पास पेपर के क्वेश्चन भी किए हुए, इवन अपनी अटेम्प्ट में उसका क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करके आए हो, तो आपको उसमें कम टाइम में चीज़ों को रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा। इसी तरह से एक और चेंज बेटा, कि इन्होंने पिछली अटेम्प्ट में 2 टॉपिक FAR 1 से FAR 2 में शिफ्ट किए थे। एक था आपका रेशो एनालिसिस, और दूसरा था IAS 33 अर्निंग पर शेयर, वो भी रेशो का चैप्टर था। उसमें जो रेशो एनालिसिस वाला चैप्टर था, अब वो दोबारा कहाँ लेके चले गए, वो FAR 1 में लेके चले गए। अब अनफॉर्चुनेटली आपको वो चैप्टर पढ़ने का मौका नहीं मिला। ठीक है सर, यानी इनटेंजिबल में एडवांटेज मिल गया, 2 बार पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन रेशो में क्या हुआ कि जब वो FAR 2 में गया तो आप FAR 1 में थे, अब वो दोबारा FAR 1 में आ गया। इंशाल्लाह आप FAR 2 में होंगे। मैंने इंशाल्लाह बोला है ना सर। आप ये थोड़ी उस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप पीछे जाओगे दोबारा। भाई नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, खत्म करो बात, उसमें ऐसा क्या है। फिर इन्होंने एक और चेंज, उसमें आप पॉजिटिव वो जीत गए, वो क्या, कि इन्होंने सिंगल एंट्री को खत्म कर दिया। ठीक है, चलो आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद खत्म हुआ है, तो आपको अब उसका भी थोड़ा बहुत आइडिया तो है। ठीक है सर, सिंगल एंट्री हमारे FAR 2 में कोई काम नहीं आएगा। यहाँ पर ऐसा कोई सवाल नहीं आता कि आपको मिसिंग इंफॉर्मेशन दे और आपको बोले कि आप जरा उसको कंप्लीट करके दिखाओ। सिलेबस बेटा काफ़ी बड़ा है, और इस बार आपको जो भी स्टूडेंट मिलेंगे कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का पेपर अटेम्प्ट करने के बाद, वो काफ़ी सेटिस्फाई मिलेंगे। कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का रिजल्ट काफ़ी बेहतर आता है FAR 1 के मुकाबले में। FAR 1 का रिजल्ट 25-30%, लास्ट टाइम 37% आ गया था, लेकिन FAR 2 का रिजल्ट उस वक्त भी 45% के करीब था। तो यहाँ पर, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग समझ के बैठे हुए होते हैं, और अमूमन FAR 2 को अटेम्प्ट वही कर रहा होता है जो FAR 1 पास करके बैठा हुआ होता है, लिहाजा वो एक अच्छी बेस के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, तो उनको कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती। होती है डिफिकल्टी, इतनी ज़्यादा नहीं होती है उसके मुकाबले में जब वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 का पेपर पहली बार पढ़ रहे होते हैं। इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए हमारे TSA के अंदर 3 टीचर आपके साथ इन्वॉल्व होंगे बेटा। मेजर पोर्शन तो मेरे पास है, ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मामला बेहतर निपट जाए। कुछ पोर्शन सर इकबाल भाभा के पास है बेटा, और कुछ पोर्शन आपके पास सर फहद कमाल के पास है। अब जरा सा थोड़ा सा इकबाल भाभा साहब से तो आप पढ़ चुके हैं बेटा, जरा सा सर फहद कमाल के बारे में बता दूं। सर फहद कमाल बेटा ICA में क्वालिफाइड है, और ऑलरेडी हमारे जो ACCA के बैचेज हैं उनको पढ़ा रहे हैं, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है सर, वहाँ पे जो F7 का पेपर है आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, वो पढ़ा रहे हैं। और पिछली 5 में से 4 अटेम्प्ट के अंदर वो पूरा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह उनके स्टूडेंट्स की नेशन वाइड पोजीशन आ रही है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है सर, तो काफ़ी, और वहाँ पे पूरा सब्जेक्ट वो अलोन पढ़ाते हैं, तो काफ़ी उनकी भी ग्रिप है अपने टॉपिक के ऊपर। तो
कौन से टीचर क्या टॉपिक आपको पढ़ाएंगे और क्या उन टॉपिक की इंपॉर्टेंस है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के पेपर में पेपर के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है। जो स्ट्रक्चर आपने FER 1 का देखा था कि आपको 9 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 सेक्शन की शक्ल में मिलेंगे, सेक्शन ए और बी। सेक्शन ए में आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, सेक्शन बी में आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। सेक्शन ए में आपको एक क्वेश्चन लाजमी MCQs का मिलेगा। सेम पैटर्न ICAP यहाँ पर भी फॉलो कर रहा है। ठीक है सर। यहाँ पर बेटा 3 अटेम्प्ट पहले तक FER 2 में ICAP ने रखी हुई थी ओपन बुक पॉलिसी। ये बता रहा हूँ, अब ICAP ने उस ओपन बुक पॉलिसी को खत्म कर दिया है, वो खाली CA फाइनल में रह गई है। पॉलिसी क्या थी कि आप जो भी IFRS के टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आप IFRS की जो ओरिजिनल बुक आती है वो पेपर में साथ में लेकर आ सकते हो, और लाने के बाद आप उसको अगर ज़रूरत पड़े ओपन करके उसका मदद ले सकते हो। अब ICAP ने इस पॉलिसी को ख़त्म कर दिया है, लेकिन उन्होंने इसका रीज़न पॉजिटिव दिया था। ओपन बुक पॉलिसी 2014 में इंट्रोड्यूस हुई थी, 14 में। और मैं बच्चों से IFRS की बुक परचेज भी करवाता था, पूरी बुक की रीडिंग करते थे जो मेरे टॉपिक होते थे, और फिर उसकी मदद से वो उसको सॉल्व भी करते थे। अब ICAP ने कहा यह था कि यार हमारा एग्जामिनर ये कहता है कि जब मैं पेपर बनाने बैठता हूँ और मुझे खौफ ये आता है कि बच्चों के हाथ में ऑलरेडी IFRS की बुक मौजूद है, तो मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा टेक्निकल होने की कोशिश करता हूँ ताकि वो फंसे फंसे कहीं तो फंसाऊं मैं उसको। अब इतना टेक्निकल करना भी बच्चों के लिए सही नहीं होता। यादव ने कहा यार मैं इस पॉलिसी को खत्म करने की रिकमेंडेशन देता हूँ, जिसको काउंसिल ने अप्रूव कर दिया। मैं बात उसकी पॉजिटिव है। अगर वो ऊपर ऊपर से खेलना चाह रहे हैं तो क्या ज़रूरत है बच्चों को IFRS से ओरिजिनल से पढ़ाने की। लेकिन बहरहाल मेरी एक आदत है कि मैं अपने FER 2 के अंदर जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, ज़्यादातर टॉपिक मैं ओरिजिनल IFRS से ही पढ़ाता हूँ। आपको बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। एक वक्त में हमारा एक ही टॉपिक चल रहा होगा, जो भी चल रहा होगा उसकी PDF में ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, हम उसको पढ़ पढ़ के उसके जरिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। करना में वही है जो IFRS कहते हैं, वो मेरी समझ में आपसे पहले आ गया है। आप भी समझ लो भाई IFRS क्या कहते हैं, अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करके उसके मुताबिक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो भाई, और क्या करना है हम लोगों ने। अब जो इसका सिलेबस है उसके अंदर जो मामलात हैं, जरा इसको समझिएगा बेटा। ICAP ने आपके सिलेबस को 3 एरिया में डिवाइड किया हुआ है। पहला एरिया जिसको ये कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयर एनालिसिस, इसकी एग्जाम वेटेज इन्होंने 20 से 30 मार्क्स तक के लिए रखी हुई है। दूसरा एरिया जिसको ये कहते हैं अकाउंटिंग फॉर एसेंशियल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी, इसकी वेटेज इन्होंने 35 से 45 मार्क्स तक के लिए रखी हुई है। और लास्ट एरिया इसे ही कहते हैं अदर एरिया ऑफ IFRS, इसकी वेटेज इन्होंने 30 से 40 मार्क्स तक के लिए रखी हुई है। और इसके लिए बहुत सारे चैप्टर आपके सिलेबस में इंडिविजुअली शामिल है। आप जरा एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले जरा मैं टीचर की एलोकेशन करवा दूं ताकि कौन से टीचर किस टॉपिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आपको पता चल जाए। फिर मैं एक एक टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देता हूँ एग्जाम इंपॉर्टेंस के साथ। पहला चैप्टर आपके पास आ रहा है फाइनल अकाउंट या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग, इसका आगे तो नाम आप मेरा ही लिख लीजिए, माजिद मसूद साहब का। फिर आ जाइए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके लिए आपको 3 IFRS पढ़ने, IFRS 3 पढ़ना है, IFRS 10 पढ़ना है, IAS 28 पढ़ना है। इसके आगे भी नाम आप मेरा ही लिख लीजिए। फिर एक और एरिया IAS 33 अर्निंग पर शेयर, इसके आगे नाम आप सर इकबाल भाभा साहब का लिख लीजिए। फिर अगले एरिया का पहला चैप्टर IAS 12 इनकम टैक्स, इसमें नाम आप सर वहाद कमाल साहब का लिख लीजिए। फिर IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, नाम आप मेरा लिख लीजिए। फिर है एथिक्स, नाम आप मेरा लिखिए। फिर है IAS 38 इंटेंजिबल एसेट, ऑब्वियसली नाम आप सर इकबाल साहब का लिखिए। ठीक है बेटा, पहले भी आपने उनसे ही पढ़ा है, वही आपका टाइम बचा पाएंगे। ठीक है सर, उन्हीं चीज़ों को रिवाइज कम टाइम में करवा के आपको एडिशनल प्रैक्टिस करवा पाएंगे। IFRS S1 ESG एंड सस्टेनेबिलिटी, नाम आप मेरा लिखिए। IFRS 16 लीजेस, नाम मेरा लीजिए। IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, सर फहद कमाल। इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, नाम मेरा लिखिए सर
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सर फहद कमाल। द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट सर फहद कमाल। और लास्ट दोनों टॉपिक पे नाम आप मेरा लिखिए। प्रोविजंस कंटीजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स एंड चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डीकमीशनिंग रेस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज। अब दोस्त ये हमारे सिलेबस की टीचर वाइज एलोकेशन हो गई है। ठीक है सर। अब जरा इन टॉपिक को समझना ये है क्या और क्या इनकी एग्जाम इंपॉर्टेंस है। पहला चैप्टर आपके पास आ रहा है फाइनल अकाउंट्स या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। आपके स्टडी टेक्स्ट में कोई भी चैप्टर फाइनल अकाउंट के नाम से शामिल नहीं है। इसका जो नाम बुक में दिया हुआ है वो दिया हुआ है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है सर। वो आपको समझना है ये फाइनल अकाउंट का सवाल। ये चैप्टर एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, इस बार भी आया है। ये चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, डिस्क्लोजर बनवाता है, और इसका सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। आपने FER 1 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर है, जहां आपने पढ़ा कि लिस्टेड कंपनी के फाइनल अकाउंट किस तरह से बनाए जाते हैं। लेकिन वहां पे क्या था, आपका जो मेन एरिया था वो तीन बातों पे था। भाईजान, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बनती है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम कैसे बनती है, बहुत हो अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम कैसे बनती है। इनको आपने मिला के एक चैप्टर की शक्ल में पढ़ा फाइनल अकाउंट। ठीक है, आपने अलग चीजें भी पढ़ी कि सर जी वो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनती है, लेकिन वो अलग चैप्टर के शक्ल में पढ़ी। फिर आपने पढ़ा चेंजेस इन इक्विटी कैसे बनती है, वो एक अलग चैप्टर के शक्ल में पढ़ी। मैं भी इसी फाइनल अकाउंट की बात कर रहा हूँ। करना वही है, फाइनल अकाउंट ही बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा और एडवांस करके बनाएंगे। पाकिस्तान में कंपनी लॉ एग्जिस्ट करता है। आप सब ने कंपनीज एक्ट पढ़ा हुआ है। उसके अंदर दो शेड्यूल दिए हुए, फोर्थ शेड्यूल एंड फिफ्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल वो हमें बताता है कि लिस्टेड कंपनी जब अपने फाइनल अकाउंट बनाएंगे उन्हें किस बातों की एहतियात रखनी है। और अगर प्राइवेट कंपनीज हैं, अनलिस्टेड कंपनीज, उन्होंने फिफ्थ शेड्यूल को फॉलो करना है। वो शेड्यूल हमारा लॉ है, लोकल लॉ है। अभी फोर्थ और फिफ्थ शेड्यूल की क्या रिक्वायरमेंट है फाइनल अकाउंट के हवाले से, ये बातें आपको नहीं पता। जब आप इस चैप्टर को बुक से पढ़ोगे तो तकरीबन पहले 10-12 पेजेस पर तो उसने खाली थ्योरी लिखी हुई है। बताया है कि भाई अगर आप कोई दो फाइनल अकाउंट बना रहा हो और कोई डिस्क्लोजर बना रहा हो, इस चीज का डिस्क्लोजर इस तरीके से दिया जाता है, इसके बारे में ये बातें बतानी है, ये बातें बतानी है, ये बातें बतानी है। उनमें से कुछ बातों के इस बार 2 MCQs भी आए। और कभी कभी इनका वो प्रैक्टिकल मांग लेता है कि डिस्क्लोजर बना के दिखाओ। एग्जाम्पल लेते हैं। कंपनीज में शेयर कैपिटल होता है, आप सबको पता है। अगर मैं आपको बोलूं पाकिस्तान के लोकल लॉ के तहत, कंपनी लॉ के तहत आप जरा शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर बना दो, आ चुका है पेपर में 6 मार्क्स के लिए, आप नहीं बना पाओगे। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 बातें लिखनी होती है कि अगर किसी कंपनी का शेयर कैपिटल है, उनको शेयर कैपिटल में 3 बातें डिस्क्लोज करनी है। नंबर 1, कितना कैपिटल ऐसा है जो उन्होंने कैश पे जनरेट किया हुआ है, उसकी डिटेल अलग बतानी होती है। कितना शेयर कैपिटल ऐसा है जो उन्होंने बोनस शेयर पे जनरेट किया हुआ है, उसकी डिटेल अलग बतानी होती है। और तीसरा, कितना कैपिटल ऐसा है जो आपने अदर देन कैश जनरेट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंपनी अपने कुछ शेयर बेच रही थी, आप आ गए, आपने कहा सर मुझे भी शेयर खरीदने हैं। मैंने कहा लाओ कैश दो, शेयर ले लो। आपने कहा कैश नहीं है, मेरे पास कोई जमीन है, जमीन ले लो और मुझे अपनी कंपनी के शेयर दे दो। मैंने कहा जमीन की मार्केट वैल्यू क्या है, किस इलाके में है, उसने सब बताई बताई। मैंने कहा भाई ये हमें 50 लाख वाली जमीन देना चाह रहा है। हमने कहा दे दो। हमने उससे लैंड ले लिया, उसे अपना कैपिटल दे दिया। एंट्री बनेगी लैंड डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। लेकिन ये वो लैंड है जो अब हमारा हो गया, लेकिन हमने ये कैपिटल रेज किया है अदर देन कैश, ये हमें कैश नहीं मिला है। पाकिस्तान का लोकल लॉ कहता है अगर कोई ऐसा कैपिटल है जिसके लिए आपने कैश नहीं लिया है, कोई और रिसोर्स लिया है, उसकी डिटेल आपको अलग देनी पड़ती है। तो पाकिस्तान में लिस्टेड कंपनी के फाइनल अकाउंट जब आप देखेंगे तो वो 3 बातें बताते हैं। कितना शेयर कैपिटल कैश के जरिए जनरेट हुआ, कितना शेयर कैपिटल बोनस शेयर के जरिए जनरेट हुआ, और कितना कैपिटल अदर देन कैश, सबकी डिटेल अलग अलग बतानी होती है। किसी भी तरह बताओ, बस बता दो इनकी डिटेल अगर है तो। नहीं है मत बताओ भाई। इसी तरह एग्जांपल देता हूं कि हमने अपनी कंपनी के डायरेक्टर को लोन दिया हुआ है।
पाकिस्तान का कंपनी लॉ कहता है अगर किसी कंपनी के डायरेक्टर अपनी ही कंपनी से लोन लेंगे, उसकी पूरी डिटेल बतानी होती है और उसमें क्या क्या बताना है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, ये बताओ ये बताओ ये बताओ। पेपर में आ चुका है 8 मार्क्स का, डिस्क्लोजर बना के दिखाओ। और समझते हैं, कंपनीज अक्सर डोनेशंस देती हैं चैरिटेबल इदारों को। कभी कभी लोग फ्रॉड भी कर देते हैं। सर, जानने वालों को डोनेशन दिलवा दिए, बाद में उनसे पैसे खुद ले लिए। पाकिस्तान का कंपनी लॉ कहता है कि अगर आप किसी को डोनेशन देते हो, कोई कंपनी डोनेशन दे रही है, डोनेशन देने पे एतराज नहीं है, उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर दो, किसको डोनेशन दिया, इस डोनेशन देने वाले के लिए क्या हमारे किसी डायरेक्टर या उनके स्पाउस का कोई पर्सनल बेनिफिट तो नहीं था। इन सब का प्रॉपर डिस्क्लोजर जाता है। ये 3 बातें तो मैं वो बता रहा हूं जो मैंने पेपर में आते हुए देखी है। ऐसी बहुत सारी बातें और हैं जिनका आपकी बुक में जिक्र है, मतलब सिलेबस में जिक्र है, वो आ सकती हैं। तो आपको आईएफआरएस के मुताबिक तो थोड़े बहुत फाइनल अकाउंट बनाने आते हैं, लेकिन आपको पाकिस्तान के कंपनी लॉ के तहत फाइनल अकाउंट बनाने अभी नहीं आते। मैं आपको एक बात और बताऊंगी बेटा, अगर हमारा कोई लोकल लॉ किसी इंटरनेशनल लॉ से कॉन्फ्लिक्ट करेगा तो आपने किसकी सुननी है? लोकल लॉ विल प्रीवेल, याद रखना। हमारे मुल्क का कानून और आईएफआरएस कहीं झगड़ेंगे, हमें किसको सुनना है? लोकल लॉ विल प्रीवेल, उसके मुताबिक हमें सारा काम करके दिखाना है। तो पहला चैप्टर तो आपको फाइनल अकाउंट का पढ़ना है। फाइनल अकाउंट का मुकम्मल सवाल जिसमें वो फाइनल अकाउंट बनवाता हो, 4 या 5 अटेम्प्ट में एक बार आता है। मुकम्मल सवाल, बड़ा सवाल। 2 और 3 अटेम्प्ट से तो आ भी नहीं रहा है, मुमकिन है आपके अटेम्प्ट में आ जाए, लेकिन उसके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, छोटे छोटे डिस्क्लोजर बनवा देता है। उस छोटे छोटे डिस्क्लोजर के लिए थोड़ी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, उसके फिर एप्लीकेशन लिखने पड़ेंगे। यानी हमें किसी लिस्टेड कंपनी के एक्चुअल फाइनल अकाउंट से पढ़ना पड़ेगा कि जो बातें हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकली उनको किस तरीके से कंपनी डिस्क्लोज कर रही है। इंशाल्लाह जब इस टॉपिक तक पहुंचेंगे 2-3 लिस्टेड कंपनी के अकाउंट शेयर कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे कि किस शक्ल में इन इंफॉर्मेशन को दिया जा रहा है। आगे बढ़े बेटा। दूसरा टॉपिक आ रहा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, इसका आगे तो आप लिख दें आंख बंद करके, कंपलसरी लिख दें बस, आना ही आना है इसमें। इसके बगैर तो एग्जामिनर भाई पेपर बनाए गए नहीं आपका। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये इन्होंने ऑटम 14 में सिलेबस में शामिल किया था। इससे पहले ये सीए फाइनल के अंदर था। तो उनकी आपको हैरत होगी, वहां पर इसका 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। लेकिन क्या था, आई कैप को एहसास हुआ बच्चे इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को बगैर पढ़े क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं फाइनल के अंदर, और कैफ में प्रॉपर कोचिंग लेते हैं। तो उन्हें क्या बोला, इस टॉपिक को वहां भी रखो और इसका काम वहां से उठा के यहाँ पे भी लेकर आओ, ताकि बच्चे यहाँ पर इसकी प्रॉपर कोचिंग लेकर आए, क्योंकि फाइनल के अंदर हर कोई प्रॉपर ट्यूशन ले नहीं पाता आर्टिकलशिप की वजह से, तो यहाँ से पढ़ के जाएंगे। शुरू में इस टॉपिक की इन्होंने एग्जाम के अंदर T1 टेस्टिंग लेवल रखा था, बाद में रिवाइज करके T2 कर दिया, और अब इसका आपका टेस्टिंग लेवल सेकंड स्टेज का 3 तो लेवल है, T1 T2 T3, तो इसका डिफिकल्टी लेवल T2 तक गया खाली बस, ठीक है सर। पेपर में आजकल इसके सवाल 10 मार्क्स के आ रहे हैं, 2 अटेम्प्ट से तो ऐसा हो रहा है। लेकिन इससे और पीछे चले जाओ, इसके सवाल जनरली 15 मार्क्स के आते थे, और पीछे चले जाओ 20 मार्क्स के आते थे। 2 अटेम्प्ट ऐसी भी गुजरी हैं जब इसकी वेटेज ज्यादा थी, ये सिलेबस में अकेला लिखा हुआ था ग्रेड में अकेला, जब इसके सवाल 25 मार्क्स के आते थे। ऐसे 2 सवाल आए हुए हैं, और दोनों सवाल प्रैक्टिस के लिए आपकी बुक में मौजूद है, कर लेंगे प्रैक्टिस, मतलब पहुंचेंगे तो। महाराज आप इसको जनरली 15 मार्क्स का तो एक्सपेक्ट करो, आपके अटेम्प्ट के अंदर आएगा। सिखाता क्या है सर? ये हमें कंसोलिडेटेड फाइनल अकाउंट बनाना सिखाता है। क्या सिखाता है? कंसोलिडेटेड फाइनल अकाउंट। मैंने अभी आपको कहा था कि फाइनल अकाउंट का चैप्टर आपने 2 बार पढ़ना है। एक बार तो पढ़ना है सिंगल कंपनी के फाइनल अकाउंट कैसे पढ़ने, तो आपने मेरे साथ ही पढ़ना है। फिर आपने पढ़ना है कि ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाइनल अकाउंट कैसे बनते हैं। अब ये ग्रुप ऑफ कंपनी क्या होता है? जब आप एक से ज्यादा कंपनीज के फाइनल अकाउंट मिलाते हो, उनको कंसोलिडेट करते हो, तो वो कहलाती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सवाल जहन में आता है, सर जरूरत क्या है, हम क्यों कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं? ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूं। आपने लॉ तो पढ़ा हुआ है, और लॉ के अंदर आप लोगों ने
लिस्टेड कंपनीज के बारे में पढ़ा हुआ है, और दो वर्ड सुनोगे आपने, प्राइवेट कंपनीज, सॉरी पेरेंट कंपनीज एंड सब्सिडरी कंपनी, सुना है ना भाई? ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करना। पेरेंट कंपनी उस कंपनी को कहा जाता है जो किसी और कंपनी को कंट्रोल कर सके। अगर मैं आपकी कंपनी को कंट्रोल कर सकता हूं, कंट्रोल, तो मैं आपका पेरेंट कहलाऊंगा, और आप मेरे कंट्रोल में आ गए, आप मेरी सब्सिडरी कंपनी कहलाओगे। मान लें कोई कंपनी है, ABC कंपनी, और कोई और कंपनी है XYZ। इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ABC एक अलग कंपनी है, XYZ एक अलग कंपनी है। दोनों एक सेपरेट लीगल कंपनी है, लीगल स्टेटस सेपरेट है, अपनी अपनी मैनेजमेंट है, अपना अपना काम कर रहे हैं। ABC कंपनी ने XYZ कंपनी का कंट्रोल हासिल कर लिया। कंट्रोल हासिल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें एक सिंपल तरीका ये कहा जाता है कि अगर हम किसी और कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ शेयर, मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग पावर परचेज कर लें, हम उसके मेजर शेयर होल्डर बन जाते हैं, और अगले का कंट्रोल हमारे पास आ जाता है। ऐसा एज्यूम किया जाता है कि अगर आपके पास किसी और कंपनी के मोर देन 50% शेयर हाथ में आ जाए, तो आप उसका कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। अब एज्यूम करो, हमने इस कंपनी के 80% शेयर खरीद लिए। ठीक है सर, 80% शेयर खरीदने के लिए मैंने अपने पास एक सिंपल सी एंट्री बनाई, इन्वेस्टमेंट डेबिट, बैंक क्रेडिट। मैं आपकी कंपनी के शेयर परचेज कर रहा हूं, मैं आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, ये मेरी एक इन्वेस्टमेंट हो गई। लेकिन क्योंकि मेरे पास आपका कंट्रोल आ गया है, तो हमारी अकाउंटिंग कहती है मैं आपकी पेरेंट कंपनी बन गया, और आप मेरी सब्सिडरी कंपनी बन गए। ठीक है। अब इसके अंदर ऐसा हो जाने के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपकी कंपनी बंद हो गई, नहीं नहीं, आपकी कंपनी जैसे थी वैसी चलती रहेगी। मतलब आप क्या बोलोगे, यार हमारा सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है? ABC वाला, वो हमारा पेरेंट है, हम उसके कंट्रोल में चल रहे हैं। ये पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशनशिप प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, इसके एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। पेरेंट और सब्सिडरी सम टाइम आपस में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन करने पर आ जाते हैं कि अगर इनके दरमियान ये रिलेशनशिप ना होता, ये ट्रांजैक्शन कभी भी वो ना करते। पहली एग्जांपल, पेरेंट ने सब्सिडरी को बोला, भाईजान आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हो आज के बाद सारी प्रोडक्ट हमें बेचोगे। आपने कहा बाकी कस्टमर, वो कहाँ जाएंगे? आपने कहा उनसे माजरत करो। हमने कहा क्यों माजरत करें भाई, हमारे पुराने कस्टमर हैं। आपने कहा देखो मेरी बात नहीं मानोगे, मैं तुम्हारी कंपनी को बंद कर दूंगा, और आप जानते हो मैं ऐसा कर सकता हूं। आपने कहा कैसे करोगे? मैंने कहा अभी बुलाओ शेयर होल्डर की मीटिंग, अभी डालो रेजोल्यूशन, कंपनी बंद करनी है। वो बाकी लोग जिनके पास 20% शेयर है वो बोलेंगे हमें तो बंद नहीं करनी, और मेरे पास 80% शेयर है, मैं बोलूंगा मुझे बंद करनी है। बताओ किसकी चलेगी? मेरी चलेगी ना यार। अब आपने इस तरह बोला, चलो सारी प्रोडक्ट तुम्हें बेचता हूं, अगर तुम मेरी पेरेंट ना होते, ये चीज मुझसे तुम खरीद के दिखा देते। एग्जाम्पल बदलते हैं। आज सब्सिडरी कंपनी ने हमें फोन करा, वो कह रहे हैं सर हम किसी बैंक में आए हैं लोन लेने के लिए, बैंक वाले कह रहे हैं लोन लेने के लिए किसी की गारंटी दिलवाओ। मैंने बोला भाई दिलवा दो, मुझसे क्या बात कर रहे हो? आपने कहा सर हम आप ही की सब्सिडरी हैं, आप ही के बच्चे हैं, अगर पेरेंट को नहीं बोलेंगे मुश्किल वक्त में और किसको बोलेंगे? मैंने कहा चलो बात समझ में आती है। हमने बैंक वालों को बोला सर इनकी गारंटी हम आपको देंगे, ये हमारे ग्रुप की कंपनी है, हमारी सब्सिडरी है। ठीक है, मैं फिर समझने की कोशिश कर रहा हूँ पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशनशिप क्या है। मान लें आप अपने फादर के पास गए, आपने कोई मुश्किल महंगी पढ़ाई पढ़ने की फरमाइश करी, या कोई मुश्किल चीज महंगी चीज मांग ली, मोबाइल मांग लिया बहुत महंगा वाला। अब्बू ने हंस के पैसे दे दिए, साथ में एक जुमला भी बोल दिया, भाई चलो अपना ही बच्चा है, हमसे नहीं कहेगा तो और किसके कहेगा? बात समझ में आ रही है ना आपकी? अब क्या है, रिलेशनशिप ऐसा है ना, ख्याल करना पड़ रहा है। ठीक है सर। अब इससे होता क्या है, हमारी अकाउंटिंग कहती है अगर किसी पेरेंट की कोई सब्सिडरी है, तो इनके दरमियान एक ग्रुप काम कायम हो गया है, और ये मिलकर जो काम कर रहे हैं ये कहलाता है ग्रुप। आपने वर्ड सुना होगा, ग्रुप ऑफ कंपनीज। ठीक है सर। अब ये ग्रुप की शक्ल में काम कर रहे हैं।
ये जो मैंने एक सर्कल खींचा है, ये बड़ा खतरनाक सर्कल है। इस सर्कल के ड्रॉ हो जाने के बाद बहुत सी चीजों के मतलब अब बदल गए। बहुत सी चीजों के मतलब, कहने को ये दो अलग अलग कंपनीज हैं कहने को, लेकिन इन सब्सटेंस ये एक कंपनी है। इन सब्सटेंस क्या मतलब सर, समझने की कोशिश करना। इस पेरेंट कंपनी के कोई ना कोई शेयर होल्डर भी होंगे। ठीक है सर, इनके आपके पास कोई ना कोई शेयर होल्डर भी होंगे। अब मान लो वो शेयर होल्डर आप लोग हो। अब आप अपनी नजर से देखो। आपने कहा यार हमने पैसा लगाया था एबीसी कंपनी में। एबीसी कंपनी आपकी है, वो आपके कंट्रोल में है। आपके एबीसी कंपनी कंट्रोल करके बैठी हुई है एक्स वाई जेड को, सब्सिडरी को। एक्स वाई जेड एबीसी के कंट्रोल में, एबीसी इन शेयर होल्डर के कंट्रोल में। अगर अल्टीमेटली देखो, ये दोनों कंपनी किसके कंट्रोल में है? इन शेयर होल्डर के कंट्रोल में। सही है। अब अगर ये दोनों कंपनी इन शेयर होल्डर के कंट्रोल में है, तो ये शेयर होल्डर एक बात बोलते हैं। बोलते हैं यार हम जानना चाहते हैं कि हमारा जो मेन कंपनी है एबीसी, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। हमें उसकी बैलेंस शीट चाहिए, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चाहिए। और दूसरी बात, हम इस पूरे ग्रुप को कंट्रोल कर रहे हैं, हमें ग्रुप की परफॉर्मेंस नापने के लिए ग्रुप के फाइनल अकाउंट चाहिए। क्या चाहिए? ग्रुप के फाइनल अकाउंट। अगर हमारे साथ मसला क्या है, साल खत्म होगा, दोनों अपने अपने बनाएंगे फाइनल अकाउंट, बाद में दोनों को मिला दो। इतने मजे नहीं आ रहे, बाद में दोनों को मिला दो। मिलाएंगे, लॉजिकल तरीके से मिलाएंगे, वरना बात का मतलब बदल जाएगा। अब ऐसा नहीं है दो बैलेंस शीटें मिली, दोनों के एसेट मिला दो, दोनों की लाइबिलिटी मिला दो, दोनों का कैपिटल मिला दो, ना बाबा ना। बहुत दो सोच समझ के मिलाना पड़ेगा। ठीक है, समझने की कोशिश करना। पेरेंट कहता है अकाउंट रिसीवेबल, उसने 100 रुपए लेने हैं। भाई किससे लेने? फॉर एग्जाम्पल सब्सिडरी से लेना है। ये कहता है अकाउंट पेबल, हाँ हाँ मैंने तुम्हारे 100 रुपए देने हैं। ठीक है, अब समझो बात। एक कंपनी कह रही है ग्रुप की, मैंने तुमसे 100 रुपए लेने हैं। उसी ग्रुप की एक और कंपनी कह रही है मैंने तुम्हें 100 रुपए देने हैं। और अब तुम बना रहे हो ग्रुप की बैलेंस शीट। क्या बना रहा हो? ग्रुप की बैलेंस शीट, कंबाइंड बैलेंस शीट। ठीक है, ये दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर है। मैं कह रहा हूं मैंने तुमसे 100 रुपए लेने, और तुम कह रहे हो तुमने मेरे 100 रुपए देने, लेकिन हम दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर। अब बताओ, क्या ये 100 रुपए ग्रुप ने किसी से लेने? किसी से नहीं लेने। क्यों, क्या मतलब? आप ग्रुप की पिक्चर ड्रॉ कर रहा हो, ग्रुप की बैलेंस शीट। ग्रुप का रिसीवेबल वो है जो ग्रुप ने किसी बाहर वाले से लेने हो। ये वो है जो किसी बाहर वाले के देने हो। रफ सी एग्जांपल समझना। टीएसए सर तबानी का, तबानी कॉलेज वो भी सर तबानी का। ठीक है, टीएसए अभी बोले सर हमने तबानी कॉलेज से 100 रुपए लेने। तबानी कॉलेज अभी कह दे हमने टीएसए के 100 रुपए देने। अब सर तबानी के लिए फाइनल अकाउंट बना रहा हूं, सर तबानी क्या बोलेंगे? ना ये 100 रुपए आने वाले हैं, ना ये 100 रुपए जाने वाले हैं, दोनों मेरे ही बच्चे हैं। आप एक जेब, मेरी एक पॉकेट से 100 रुपए निकालोगे, मेरी दूसरी पॉकेट में 100 रुपए रख दोगे। तो जब हम बनाएंगे ना ग्रुप की बैलेंस शीट, मेरे एसेट प्लस तुम्हारे एसेट माइनस 100 रुपए हटा दो। मेरा रिसीवेबल प्लस तुम्हारा रिसीवेबल माइनस 100 रुपए हटा दो। इसी तरह मेरा पेबल प्लस तुम्हारा पेबल माइनस 100 रुपए। 100 रुपए दोनों जगह से हटेंगे तो हमारी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी? फिर टैली हो जाएगी। फिर बात को समझना। पेरेंट कहता है मैंने अपनी कुछ पुरानी मशीनें सब्सिडरी को बेची। भाई किसी को तो बेचनी थी, मैंने बेच दी। बेचने वाले ने बेच दी। बेचने वाला डिस्पोजल रिकॉर्ड करके बैठ गया, उसने लॉस और गेन सब कैलकुलेट वगैरह करके रिकॉर्ड कर लिया। खरीदने वाला खरीद के बैठ गया। अब सर्कल देखो, 3D चश्मे को जाओगे, 3D मूवी देखते हैं, जब तक 3D चश्मा नहीं लगाओगे कुछ समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है, कुछ इफेक्ट नजर नहीं आएंगे। अब लाइन ड्रॉ करो, अब और से देखो। वो मशीन पहले एबीसी कंपनी के इस्तेमाल में थी, अब वही मशीन एक्स वाई जेड कंपनी के इस्तेमाल में है। अब बताओ ग्रुप ने किसी को बेची है? नहीं। वो मशीन पहले भी ग्रुप के इस्तेमाल में थी, अभी भी ग्रुप के इस्तेमाल में है। कहाँ बिकी है वो? बेचने वाले ने लॉस और गेन निकाला, सब रिवर्स करो। खरीदने वाले ने अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन निकाला, सब रिवर्स करो। कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा। और समझो बात को। पेरेंट कंपनी ने ये पेन खरीदा, खरीद कर सब्सिडरी को बेचा।
पेरेंट ने परचेज करा, सब्सिडरी को बेचा। ओके, सब्सिडरी ने परचेज करा, उसने किसी बाहर वाले को बेचा। पेरेंट ने खरीदा, सब्सिडरी को बेचा, सब्सिडरी ने खरीदा, किसी और को बेच दिया। ये पेन पेरेंट की परचेज में पड़ा हुआ है, यही पेन पेरेंट की सेल में पड़ा हुआ है। ये पेन सब्सिडरी ने खरीदा, उसकी परचेज में भी पड़ा हुआ है। अब यही पेन सब्सिडरी ने सेल करा, उसकी सेल में भी पड़ा हुआ है। अब आप बना रहा हूं ग्रुप का प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसके बोलना, ग्रुप ने कितनी बार बेचा है? ग्रुप ने एक बार बेचा है। हम दोनों इसी ग्रुप के मेंबर हैं। ये पेन इस ग्रुप में एक बार आया था और ग्रुप ने एक बार बाहर वाले को बेचा। एक बार सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए, तुम दो बार रिकॉर्ड करके बैठे हुए हो। ग्रुप ने एक बार परचेज करा, इस पेन को एक बार परचेज में होना चाहिए, तुम दो बार परचेज में रिकॉर्ड करके बैठ गए। इसको किसी एक की सेल में से हटाना पड़ेगा और किसी एक की परचेज में से हटाना पड़ेगा, फिर जाके ग्रुप के प्रॉफिट सही निकलेंगे। पेरेंट कहता है मैंने इस पेन को खरीदा, इन्वेंट्री के अंदर तुम्हें बेचा। सब्सिडरी कहता है हाँ मैंने खरीदा, अभी बिका नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक में बच गया। अब बताओ, ग्रुप ने बेचा ही नहीं बेचा? ग्रुप ने बेचा ही नहीं। ग्रुप ने परचेज किया और आपस में बेचकर आपस में बचा के बैठे हुए। ग्रुप की सेल जब मानी जाएगी जब ग्रुप बाहर बेचे। जब बिका ही नहीं है तो सेल हुआ ही नहीं है, उसको सेल से हटाना पड़ेगा, उसका प्रॉफिट भी हटाना पड़ेगा। तो ये बड़े अलग तरीके से बनते हैं फाइनल अकाउंट। और इसको बनाने के लिए तीन स्टैंडर्ड पढ़ने पड़ते हैं। IFRS 3, उसका नाम है बिजनेस कॉम्बिनेशन। IFRS 10, उसका नाम है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। IAS 28, उसका नाम है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। ये सारी बातें पढ़ो, फिर कहीं जाकर आपको फाइनल अकाउंट, कंसोलिडेटेड फाइनल अकाउंट बनाने आएंगे, जो पेपर में हर बार आ रहे हैं। पहले इसके सवाल आ रहे थे मुकम्मल बैलेंस शीट बनाओ, मुकम्मल प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ। अभी दो अटेम्प्ट से क्या करवा रहा है, मुकम्मल नहीं बनवा रहा। इस अटेम्प्ट में मुकम्मल आया था, ये एक्सट्रैक्ट बनवा रहा है। थोड़ा दे रहा है डेटा, बोलता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाओ, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट बनाओ। फाइनल अकाउंट का हर कंपोनेंट कंसोलिडेट होता है, आपके सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना सिखाना है और इस कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सिखाना है। कैश फ्लो भी कंसोलिडेट होती है, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। चेंजेस इन इक्विटी की स्टेटमेंट भी कंसोलिडेट होती है, सिलेबस का पार्ट नहीं है। नोट्स भी कंसोलिडेट होते हैं, सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमें सिर्फ दो चीजों की सीखनी है, कंसोलिडेशन। पुरानी बुक में इसके लिए तीन चैप्टर दिए हुए थे। एक दिया हुआ था कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, एक दिया हुआ था कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, एक दिया हुआ था इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। नई बुक में उन्होंने दो चैप्टर को मिला दिया, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर मिला दिया, वो एक कर दिया। और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वाले चैप्टर को अभी भी अलग रखा हुआ है। यानी इन शॉर्ट दो चैप्टर पढ़ोगे, फिर कहीं जाके आपका ये एरिया कवर होगा। तीसरा आ रहा है बेटा आपका IAS 33 अर्निंग पर शेयर। ठीक है, FAR 1 से FAR 2 में आने वाला टॉपिक, इस बार भी अर्निंग पर शेयर का क्वेश्चन आया है। नॉर्मल सवाल था, किसी ने कोई शिकायत नहीं करी, सबको अच्छा लगा कि आराम से हमसे सॉल्व हो गया था। अर्निंग पर शेयर है क्या? सर अर्निंग पर शेयर एक रेशो का नाम है, एक रेशो। नाम से जाहिर है, अर्निंग पर शेयर ये रेशो बताता है कि आप एक शेयर पे कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, कमा रहे हो। एक शेयर की अर्निंग कैलकुलेट करनी है। सर माजिद क्यों निकालते हैं ये रेशो? ये हमारे IAS 33 की रिक्वायरमेंट है कि हर कंपनी फाइनल अकाउंट बनाते वक्त इस रेशो को खुद कैलकुलेट करे। ना सिर्फ खुद कैलकुलेट करे बल्कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस के मेन पेज पे सबसे आखिर में डिस्क्लोज भी करे, ताकि शेयर होल्डर को पता चल जाए कि अब एक शेयर पे कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। इसको निकालने का बहुत आसान सा तरीका होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। आप किसी कंपनी के नेट प्रॉफिट को उनके नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करवा दें, आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कंपनी एक शेयर पे कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। हमें ये तो टॉपिक शुरू होते ही खत्म हो गया, नहीं नहीं बेटा, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब इसमें कुछ मसले मसाइल है। वो कौन सा प्रॉफिट होता है
जिसको डिवाइड करवाया जाता है उसकी कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं। वो कौन से नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं जिनसे डिवाइड करवाया जाता है, उनकी कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं। एग्जांपल देता हूं। सर, कंपनी ने राइट शेयर बेचे, उससे शेयर बदल जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? कंपनी ने बोनस शेयर बेचे, बोनस शेयर देने से नंबर ऑफ शेयर तो बढ़ जाते हैं, कैपिटल कोई भी नहीं आता फ्रेश, उसकी क्या एडजस्टमेंट होती है भाई? ठीक है सर। कंपनी कन्वर्टेबल इशू कर रही है, मान लें हम किसी को डिबेंचर दे रहे हैं, ये कहकर आज हमारे डिबेंचर ले लो, हमारी कंपनी को लोन दे दो, 5 साल के बाद आना, डिबेंचर वापस करना, हम तुम्हें बदले में अपनी कंपनी के शेयर और दे देंगे। आज डिबेंचर लाइबिलिटी, बाद में वो कन्वर्ट हो जाएंगे शेयर्स के अंदर। अब बताओ, कैश कब आ रहा है? आज। शेयर में कन्वर्ट कब होगा? 5 साल बाद। लेकिन 5 साल तक उस कैश से प्रॉफिट तो हम अभी कमा रहे हैं ना। अब इसकी क्या एडजस्टमेंट करनी है इस रेशो को निकालते वक्त, उसके लिए ये IAS 33 पढ़ना पड़ता है। ठीक है सर। जब ये एरिया आप पढ़ लोगे तो आपको 20 से 30 मार्क्स की प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। आगे चले सर। दूसरा एरिया हमारा अकाउंटिंग फॉर एसेंशियल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी। भाईजान, इसके अंदर आपने सबसे पहले तो IAS 12 पढ़ना है, इनकम टैक्स का। ये स्टैंडर्ड अपने निक नेम से ज्यादा पॉपुलर है, जिसको आप लोग नॉर्मली डेफर्ड टैक्स कहते हो। ठीक है सर। याद करो, FER 1 में जब हम लोग IAS 16 के क्वेश्चन करते थे, हम अक्सर कहते थे इग्नोर टैक्स, इग्नोर डेफर्ड टैक्स। लेकिन यहाँ पे आपको डेफर्ड टैक्स पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड IAS 12 पढ़ने के बाद आप 3 तरह के टैक्सेस कैलकुलेट करना सीखोगे। एक आप सीखोगे करंट ईयर का टैक्स, एक सीखोगे प्रायर ईयर का टैक्स, और एक होता है डेफर्ड टैक्स। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो ना बेटा, और प्रॉफिट लॉस में दिखाते हो टैक्स एक्सपेंस, उस टैक्स एक्सपेंस में 3 किस्म के टैक्स होते हैं। उसमें करंट ईयर का एक्सपेंस भी होता है, प्रायर ईयर की एडजस्टमेंट का एक्सपेंस भी होता है, और उसमें डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट भी होती है। अब इसमें करंट ईयर का टैक्स बहुत आसान है, आराम से 2-3 घंटे में समझ में आ जाता है। प्रायर ईयर का टैक्स भी बहुत आसान है, 2-3 घंटे में समझ में आ जाता है। असल जो काम आपको करना है, किस पे करना है? वो डेफर्ड टैक्स पे करना है। सर, क्यों करना है? अब क्योंकि आप में से ज्यादातर ने, सबने नहीं, ज्यादातर ने टैक्स पढ़ा हुआ है, तो मेरी बात वो समझ जाएंगे। आपने पढ़ा होगा, हमारे टैक्स अकाउंटिंग की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको टैक्स डिपार्टमेंट नहीं मानता। जैसे अकाउंटिंग में हम लोग प्रोविजन करते हैं, फॉर एग्जांपल डाउटफुल डेट की प्रोविजन करते हैं। हमें लगता है पैसा डूबने वाला है, हम उसको अभी से एक्सपेंस में डाल के बैठ जाते हैं। टैक्स वाले क्या बोलते हैं? अगर हमने अलाउ कर दिया पैसा डूबने वाला है, ये पाकिस्तानी लोग हैं, पता नहीं क्या क्या एक्सपेंस आउट कर देंगे, क्या क्या डुबा देंगे, और अपने प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो टैक्स का कानून क्या कहता है? टैक्स का लॉ कहता है जो प्रोविजन होती है वो टैक्स में अलाउ नहीं है। हाँ, जो आपका बैड डेट एक्सपेंस हो गया, जो राइट ऑफ हो गया, वो आपको एक्सपेंस में अलाउ कर सकता है। इसी तरीके से आप एसेट को रीवैल्यू करते हो, सम टाइम रीवैल्यू करा, वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई, डेप्रीसिएशन बड़ी हुई वैल्यू पे निकला, ज्यादा निकला, डेप्रीसिएशन ज्यादा निकलेगा, प्रॉफिट कम आएगा, प्रॉफिट कम आएगा, टैक्स कम लगेगा। टैक्स वाले बोलते हैं हम तो रीवैल्यूएशन को भी नहीं मानते। अब देखिए, झगड़ा आ गया। हम अकाउंटिंग कर रहे हैं अपने हिसाब से, टैक्स वाले अकाउंटिंग कर रहे हैं अपने हिसाब से। हमारे हिसाब से हमारा इस साल का टैक्स बनता है 10 रुपए का, उनके हिसाब से टैक्स बनता है 12 रुपए का। अभी मैं उनको 10 रुपए का टैक्स दे रहा हूं, लेकिन नजर क्या आ रहा है, आगे जाके 2 रुपए का टैक्स और देना पड़ेगा। हो सकता है टैक्स और देना पड़े, हो सकता है और रिफंड हो जाए। वो टैक्स जो फ्यूचर में एडजस्ट होगा, उसको हम कहते हैं डेफर्ड टैक्स। क्या होता है डेफर्ड टैक्स, क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इन सबको समझने के लिए IAS 12 आपको पढ़ना पड़ेगा। इस बार जो पेपर आया है उसमें डेफर्ड टैक्स का क्वेश्चन आया है। ठीक है सर। और आगे चलिए बेटा, एक और IFRS आ रहा है, IFRS 15, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। ठीक है। इसके आगे भी आप कंपलसरी तकरीबन लिख ही लो। ठीक है सर। जब से ये टॉपिक सिलेबस में आया है 2020 से अब तक, सिर्फ एक अटेम्प्ट ऐसी गुजरी है जिसमें इसका क्वेश्चन नहीं आया। 9 मार्क्स का क्वेश्चन मिनिमम आते हुए मैंने देखा है, और मैक्सिमम 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसका आ चुका है। ये हमारी अकाउंटिंग में एक नई जिद्दत है, और नया कानून है, बहुत जबरदस्त कानून है। और इसके आने के बाद बहुत सारे पुराने अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड हमारे खत्म भी हो गए। एक IAS था, IAS 18, नाम था रेवेन्यू, अब वो खत्म हो गया। एक और IAS था, IAS 11, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट,
अब वो भी खत्म हो गया। उन सब के रिप्लेसमेंट में हमने ये IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर निकाला है। सर ये क्या सिखाता है? सर ये हमें रेवेन्यू की अकाउंटिंग सिखाता है और रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने का तरीका सिखाता है। इसमें दो मेन काम सिखाता है। नंबर वन, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किस वक्त करना चाहिए और कितने अमाउंट पर करना चाहिए। एग्जांपल लेते हैं। आज आपकी नए सेशन की क्लासेस का पहला दिन है। आप में से मान लो किसी ने फीस आज ही सबमिट कर दी। मैं अकाउंटेंट हूं, मैंने एंट्री बनाई आपसे फीस लेने के बाद, कैश डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। जो भी फीस आपने आज दी मैंने उसको रेवेन्यू में डाल दिया। जब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा एंट्री गलत बन गई है। हालांकि क्यों समझे? पैसे आए कैश डेबिट, सेल हो गई रेवेन्यू क्रेडिट, क्या गलती है? आप अपने बिजनेस को समझो। आप बच्चों को एजुकेशन की सर्विसेज दे रहे हो। अगर आज आने वाली फीस आप सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे, रेवेन्यू में, सेल में डालोगे, पता क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है आपने बच्चों को जो अगले 3-4 महीने में पढ़ाना है, जो सर्विस देनी है, सारी सर्विस आज ही आपने कंप्लीट कर दी। जब तो आप आने वाले सारे पैसों को किस में चार्ज कर रहा हो? रेवेन्यू में चार्ज कर रहा हो। जबकि अभी तो सर्विस शुरू हुई है। 4 महीने लग जाएंगे इस सर्विस को कंप्लीट करते करते। एक ऐसी सर्विस जो 4 महीनों में जाके कंप्लीट होगी, उसका पूरा रेवेन्यू आपने आज ही रिकॉर्ड कर लिया। लगता है कुछ गलत हो गया। अभी रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करें? अब ये नया स्टैंडर्ड कहता है रेवेन्यू उस वक्त रिकॉर्ड होता है जब हमारा 5 स्टेप मॉडल पूरा हो जाए। क्या पूरा हो जाए? 5 स्टेप मॉडल पूरा हो जाए। आज का दौर 5 स्टेप मॉडल का दौर है। स्टेप नंबर 1, चेक करो कि हमारे और कस्टमर के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कमाने के लिए हुआ है। स्टेप नंबर 2, इवेल्युएट करो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस इन्वॉल्व है। स्टेप नंबर 3, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमाइन करो। स्टेप नंबर 4, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करो हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अंदर। स्टेप नंबर 5, आप अपनी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करो एज एंड व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती चली जाए, आप अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करो। ठीक है? आप समझने के लिए ऐसी रफ सा एग्जांपल देते हैं। मान लो हमारा कोई बिजनेस है। बिजनेस हमारा ये है कि हम लोग मशीनें सेल करते हैं। ना सिर्फ वो मशीनें सेल करते हैं बल्कि उन मशीनों की मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स। आप हमसे मशीन खरीद लो, उस मशीन की आपको मेंटेनेंस करवानी है, हमारे लोग आके उसकी सर्विस भी दे देंगे आपको। आज एक कस्टमर आया, उसने कहा सर मैं आपसे मशीन भी खरीदना चाहता हूँ और 1 साल तक आपसे इस मशीन की मेंटेनेंस की सर्विसेज भी लेना चाहता हूँ। बताएं ये दोनों काम आप मेरे लिए कितने पैसों में कर देंगे? आपने ऐसे ही बोला 25 लाख रुपए में। 25 लाख में आपको मशीन भी देंगे और 1 साल तक मशीन की मेंटेनेंस की सर्विसेज भी देंगे। आपने कहा एग्री। आपने 25 लाख रुपए दिए, मशीनें लेके चले गए। मैंने एंट्री डाली, कैश डेबिट 25 लाख, सेल क्रेडिट 25 लाख। जब ये IAS पढ़ोगे तो आप बोलोगे गलत हो गया। क्या गलत हो गया? अरे इस वक्त तुम्हारा और कस्टमर का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इस मशीन को बेचने के लिए, इसमें तुम एक नहीं दो रेवेन्यू कमा रहे हो। पहला रेवेन्यू, तुमने मशीन कस्टमर को बेची है। इस 25 लाख में कुछ पैसे मशीन के हैं और इसी 25 लाख में कुछ पैसे किसके हैं? उस मशीन की मेंटेनेंस सर्विसेज के लिए। मशीन आज बिक गई, मशीन वाला रेवेन्यू आज रिकॉर्ड होगा, लेकिन सर्विस वाला रेवेन्यू अभी रिकॉर्ड नहीं होगा। ये सर्विस तुम्हें 1 साल तक देनी है। सर्विसेज का रेवेन्यू थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्ड होगा और वो भी 1 साल के अरसे पे ओवर टाइम में रिकॉर्ड होगा। अब पहला मसला, या पहले तो 25 लाख का ब्रेकअप बनाओ। इस 25 लाख में मशीन कितने की दी है? अब इस 25 लाख में सर्विस के पैसे कितने? मान लो अंदाजे लगा लिए, मशीन 22 लाख की है। 22 लाख वाला प्रॉमिस आज कंप्लीट हो गया। 22 लाख को आज सेल में डाल दो, बाकी क्या बचे? 3 लाख। वो किस चीज के हैं? वो मेंटेनेंस सर्विस के। कितने साल में कमाओगे? 1 साल में कमाओगे, थोड़ा थोड़ा करके कमाओगे, तो उसको थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करो। इसको कहते हैं ओवर टाइम।
जो रेवेन्यू एक साथ पूरा पूरा रिकॉर्ड होता है उसको कहते हैं पॉइंट इन टाइम, और जो थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड होता है ओवर द टाइम। तो कुछ रेवेन्यू पॉइंट इन टाइम पे रिकॉर्ड होते हैं, कुछ रेवेन्यू ओवर टाइम पे रिकॉर्ड होते हैं। ये जो नया स्टैंडर्ड बन के सामने आया है IFRS 15, इसके आने के बाद ये जो कंस्ट्रक्शन का लोग बिजनेस करते हैं, बिल्डर्स, इनका रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का तरीका बदल गया है। पहले कंस्ट्रक्शन वालों का अलग से स्टैंडर्ड था, IS 11 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, अब वो IS खत्म हो गया। इसी तरह ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, यूफोन, जैस, इन टेलीकॉम कंपनी का भी रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के तरीके अब बदल गए। इसी तरह से ये जो आपके पास IT इंडस्ट्री है, इनके भी रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के तरीके बदल गए। तो आपके पेपर में कंस्ट्रक्शन वालों के सवाल भी आए हैं, आपके पेपर में टेलीकॉम के सवाल भी आए हैं, आपके पेपर के अंदर IT इंडस्ट्री के सवाल भी आए हैं। देखिए, बातें ऐसी हैं, जब तक उसके अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ना दो आपकी समझ में नहीं आता हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो यू फोन वालों ने कोई पैकेज निकाला, आप हमारा 1,000 रुपए का पैकेज खरीदो। उस 1,000 रुपए के अंदर आपको यू फोन टू यू फोन अनलिमिटेड टॉक टाइम मिलेगा, यू फोन टू अदर नेटवर्क आपको 500 मिनट मिलेंगे, और आपको 20 GB का डेटा भी मिलेगा। आप गए 1,000 रुपए का पैकेज खरीद के लिए। अब यू फोन वाले हम लोग हैं, मान लो अकाउंटेंट। अब हमारी नजर से देखो, हमने आपसे 1,000 रुपए लिए कैश डेबिट। अब इसमें आपसे प्रॉमिस क्या क्या कर लिए? यू फोन टू यू फोन 1 महीने तक अनलिमिटेड टॉक टाइम, यू फोन टू अदर नेटवर्क आपके लिए 500 मिनट, और 20 GB का डेटा। अगर मैं ऐसा बोलता हूं ना, कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट 1,000 रुपए, ऐसा लग रहा है पूरा डेटा आपने आज ही कंज्यूम कर लिया। ऐसा लग रहा है जैसे आपने 500 मिनट पे बात आज ही कर ली और मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अभी तो सर्विस मेरी शुरू हुई है। पहले तो मालूम करो। क्या मालूम करो? 1,000 रुपए में यू फोन वाले मिनट अनलिमिटेड वो कितने के? जो आपने 500 मिनट अदर नेटवर्क के बेचे वो कितने के बेचे? और जो आपने 20 GB डेटा बेचा वो कितने का बेचा? ये सब करना पड़ता है, और ये होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। इसके आपके एग्जाम में सवाल भी आ चुके हैं। ये जो आप पैकेज खरीदते हो ना, इन पैकेज की अकाउंटिंग कैसे होती है, इनका रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होता है, इनकी एलोकेशंस कैसे होती है, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है बेटा। भारत अच्छा टॉपिक है, नया टॉपिक है, नई जिद्दत है, इसलिए पेपर में तकरीबन हर अटेम्प्ट में इसके बारे में क्वेश्चन आ भी रहा है। ठीक है सर, आगे चलो। फिर आ रहा है एक और टॉपिक हमारा जिसका नाम है एथिक्स। आपने कहा सामाजिक कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग पढ़ने आए थे, अब ये बीच में एथिक्स कहाँ से आ गए? हाँ भाई जान, कोई बता सकता है ये एथिक्स बीच में कहाँ से आ गए? जी सर, रिपोर्टिंग के भी एथिक्स होने चाहिए। अच्छा जी, मसलन क्यों हमें एथिक्स चाहिए? फेयर प्रेजेंटेशन हो सके। देखिए, एथिक्स आप अपने कैफ के लेवल में 3 बार पढ़ते हो। जो बच्चे टेक्स्ट पढ़ के बैठे हुए उन्होंने भी एथिक्स पढ़े, रिपोर्टिंग में भी पढ़ने, और जब इंशाल्लाह आप ऑडिट पढ़ोगे वहां पे भी आपने इन एथिक्स को पढ़ना है बेटा। ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद ICAP ये चाहता है कि हमारा मेंबर किसी गलत काम में इन्वॉल्व ना हो। अगर हमारा कोई मेंबर गलत काम में इन्वॉल्व होगा, ना सिर्फ वो अपनी बदनामी कर रहा है बल्कि ICAP की गुडविल को भी खराब करेगा। ठीक है, समझने की कोशिश करना। एज्यूम करो आप CA क्वालिफाइड हो इंशाल्लाह, और किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गए हो, अच्छी कंपनी है, 4-5 चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरव्यू के लिए आए हैं, आपको बुलाया गया, आपसे पूछा आपको अगर ये कंपनी अपनी जॉब ऑफर करे, आप हमारे लिए क्या कर सकते हो? आपने कहा सर, अगर ये जॉब आप हमें देते हो तो मैं आपके लिए फाइनल अकाउंट बना के दे सकता हूँ। ठीक है सर, और उन फाइनल अकाउंट्स के अंदर जो भी फेयर प्रेजेंटेशन होगी मैं आपको करके दिखा दूंगा। अब आपने इस तरह से कहा, भाईजान अगर हम आपको ये बोलें इस साल प्रॉफिट थोड़ा कम आ रहा है, बढ़ा के दिखा दो, एसेट बढ़ा के दिखाओ, लाइबिलिटी कम करके दिखाओ, आपने फौरन बोलना है अनएथिकल, ये तो अलाउ नहीं है। आपने फिर बोला कंपनी के मैनेजमेंट ने, अगर आप हमारे लिए ये नहीं कर सकते तो हम आपको जॉब पे क्यों रखें? वो ना, आपने क्या बोला? फाइनल अकाउंट बनाकर दे दूंगा, टैक्स की सर्विस दे दूंगा।
ये तो हर वो आदमी कर सकता है जो बाहर इंटरव्यू देने के लिए आया है, अगर वो सीए क्वालिफाइड है। आपको रखने का फायदा क्या हुआ? आप में से जो बातें आप बोल रहा हो अकाउंटिंग के लिहाज से अनएथिकल है, हम अनएथिकल काम नहीं करते। ये दिल में अंदर से आवाज क्या आ रही है? अगर मैं हाँ नहीं करूंगा, कोई और कर देगा हाँ, जॉब उसको मिल जाएगी, अच्छी जॉब है, अच्छा पैकेज, अच्छी सैलरी है, अच्छी गाड़ी है। ठीक है सर, आपने हाँ कर दिया, जॉब मिल गई। मैनेजमेंट ने बोला इस साल प्रॉफिट जरा बढ़ा के दिखाओ। करना क्या था, रेवेन्यू बढ़ा दिए, एक्सपेंस गिरा दिए, बढ़ गया प्रॉफिट। बात आई कैप तक पहुंची। आई कैप ने पूछा भाई क्या कर रहा हूँ? हमने कहा पैसे कमा रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? तो आपने, आई कैप ने क्या बोलना है, तो भाईजान ये पैसे कमाने का कौन सा तरीका है? अगर हमारा हर मेंबर इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हो गया, ये तो सीए प्रोफेशन की पूरी गुडविल खराब हो जाएगी। चलो बात को और प्रैक्टिकल समझो। आप सीए क्वालिफाई करने के बाद ऑडिट फर्म खोल के बैठ गए। कोई क्लाइंट आपके पास आया, पहला क्लाइंट ऑडिट करवाने के लिए, उसने अपनी रिक्वायरमेंट बताई। आपने उसको बताया देखो भाई, मैं दो तरह से ऑडिट कर सकता हूँ। पहला ऑडिट लॉ के तहत, लीगल तरीके से, जो मैंने सीखा है। हमारे लोग आएंगे, आपके फाइनल अकाउंट की एग्जामिनेशन करेंगे, आपकी बुक्स को। ठीक है। और आफ्टर एग्जामिनेशन हम आपको रिपोर्ट देंगे। इसकी फीस होगी 2 लाख रुपए। ये 2-3 महीने का प्रोसेस होगा। हर चीज इवेल्युएट होगी, सही को सही, गलत को गलत कहा जाएगा। एक ऑडिट और है, आप इस झंझटबाजी में मत पड़ो। 5 लाख की फीस दे दो, जो रिपोर्ट बोलोगे यहीं पर अभी आपको लिख के दे देता हूँ। मान लो क्लाइंट भी 2 नंबर था, उसने कहा भाई आप मुझसे 5 लाख ले लो, रिपोर्ट मेरी मर्जी की अभी दे दो। आपने रिपोर्ट बना के दे दी। जब क्लाइंट वो रिपोर्ट लेके बाहर जाएगा, शायद एक बार वो सोचे, अपने आप से बोले, आपसे नहीं बोलेगा। वो इस तरह सोच सकता है, यार किस तरह के आजकल आ रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, 5-5 लाख रुपए के लिए अपना ईमान बेच देते। बात आई कैप तक पहुंची। तो क्या बोल रहा है, भाईजान तुम्हें आई कैप ने सीए करवाया, आई कैप ने तुम्हें लाइसेंस दिया ऑडिट करने का। तुम अगर इस तरह की प्रैक्टिस करोगे, मेल प्रैक्टिस, गलत प्रैक्टिस करोगे, आई कैप की गुडविल डैमेज करोगे। तुम्हें कोई हक नहीं बनता आई कैप का नाम खराब करने का। देखिए, आपने अभी सीए कर रहे हो, आप आई कैप की गुडविल को एंजॉय करते हो। जब किसी महफिल में आपसे पूछा जाता है क्या पढ़ाई पढ़ रहा हो बच्चा, आप बड़े ऑनर से बताते हो, फखर से, मैं सीए कर रहा हूँ। आपके लहजे में शर्मिंदगी नहीं होती, ऑनर होता है कि आपको लोग एक पढ़ने वाली नजर से देखते हैं। क्यों? ये वो गुडविल है, आईकेप ने बनाई है, उसके मेंबर्स ने बनाई है अपनी मेहनत से। आप कौन हो उसको खराब करने वाले? तो आईकेप कहता है देखो भाईजान, मेंबर बनने के बाद हमारे कोड ऑफ एथिक्स है, 5 हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल है। उन प्रिंसिपल को जिंदगी भर फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करोगे, तुम्हारा सीए का सर्टिफिकेट कैंसिल भी कर सकते हैं, तुम्हारे ऊपर कोई और पेनल्टी भी लगा सकते हैं। वो 5 बेसिक प्रिंसिपल हैं जो आईकेप ने रखे हुए अपने कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर। नंबर 1, वादा करो जिंदगी भर ईमानदारी से काम करोगे, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी। वादा करो जिंदगी भर जो भी काम करोगे, उस काम का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करोगे। वादा करो इस काम के दौरान तुम्हें जो भी लोग अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देंगे कंपनी के बारे में, उनको कॉन्फिडेंशियल रखोगे। उस इंफॉर्मेशन का ना खुद कोई फायदा उठाओगे, ना किसी को फायदा उठाने दोगे। वादा करो काम के दौरान प्रोफेशनल बिहेवियर का मुजाहरा करोगे। और 5वां, वादा करो जिंदगी भर अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी को मेंटेन करोगे, जो इतना आसान नहीं है। मतलब वादा करो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, नए नए कानून जितने आएंगे उनको पढ़ते रहना, जितने नए आईएफआरएस आए पढ़ते रहना, कंपनी लॉ में जो चेंजेस आए नॉलेज को अप टू डेट रखना, टैक्स में जो चेंजेस आए अप टू डेट रखना, डेटा में जो चेंजेस आए सबको अप टू डेट रखना। ऑब्सिलियट चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी को नहीं चाहिए, आउटडेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी को नहीं चाहिए। अब कहना आसान है, हाँ हाँ सब कर दूंगा, लेकिन जब करने बैठोगे फंस जाते हैं। ये पता हम क्या बातें कर रहे हैं, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, झूठ बोले बगैर गुजारा भी नहीं होता। ठीक है सर, ट्रैफिक सिग्नल कभी नहीं तोड़ूंगा, लेकिन जल्दबाजी में कभी कभी तोड़ना मजबूरी हो जाती है, क्या कर सकते हैं। ठीक है सर। इसी तरह से आईकेप के बायलॉ कहते हैं जब तुम हमारी इन बातों को अप्लाई करने जाओगे, रास्ते में कुछ थ्रेट आएंगे, थ्रेट, डर, खौफ, रुकावटें। 5 थ्रेट आएंगे, कैसे बचोगे उनसे?
ठीक है। वो 5 थ्रेड क्या है, पहले नाम सुन लो सर। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड आएगा, एडवोकेसी थ्रेड आएगा, सेल्फ रिव्यू थ्रेड आएगा, इंटीमिटेशन थ्रेड आएगा, फेमिलियरिटी थ्रेड आएगा। कहां तक बचोगे और कैसे बचोगे, और ना बच पाओ तो उस वक्त क्या करना है, ये सब आपके सिलेबस में है बाय लॉ के अंदर। ऐसे एग्जाम्पल दूं समझाने के लिए। आप सीए क्वालिफाइड, ओके, जॉब कर, ऑडिट फर्म खोल के बैठे थे। आज घर में अब्बू ने ऐसे ही बोला, बेटा सुना है आजकल तुम एबीसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो। आपने कहा अब्बू बिल्कुल सही सुना है आपने। सुना है वहां पे तुमने काफी गलत चीजें पकड़ ली हैं। आपने कहा अब्बू ये भी आपने सही सुना है। सुना है उनको तुम आज बोल कर आए हो कि गलत चीजों पे रिपोर्टिंग होगी शेयर होल्डर को ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। आपने कहा अब्बू जो गलत है तो गलत है, शेयर होल्डर को बताना तो पड़ेगा। लेकिन आपको ये सारी बातें किसने बताई, क्योंकि नॉर्मली आप मेरे मामलात में इंटरफेयर नहीं करते, मेरे काम के मामलात में। अब उनका बेटा, आज आप उस कंपनी के डायरेक्टर से मीटिंग कर कर आए हो, और जिन डायरेक्टर से आप मीटिंग करके आए हो ना, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, और उनके मुझ पर जिंदगी में बहुत एहसान है। आज उनका फोन आया था कि आपका बेटा हमारी कंपनी का इत्तेफाक से ऑडिट कर रहा है और हमारे खिलाफ रिपोर्ट देने जा रहे हैं, और उनके एहसानों का बदला आज उतारने का पहली बार मौका मिला है। ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, अब्बू कह रहे हैं, मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं कि जो कुछ उनकी कंपनी में गलत दिखा है सब खामोशी से भुला दो, और उनको एक बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट दो, सब कुछ सही है। अब आपके बाय लॉ बीच में आ गए, इंटेग्रिटी। आपने अब्बू ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं आईकैप का मेंबर हूँ। अब्बू ने बोला मैं तो मेंबर नहीं हूँ आईकैप का, आप जानो आईकैप जाने। आपने ऐसे बोला अब्बू बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज करना, अनएथिकल है ये। अब्बू ने बोला बहुत मुश्किल हो जाएगा कल से तुम्हें घर में रखना। अगर मेरी बात नहीं मानी और रिपोर्ट मेरे दोस्त के खिलाफ गई और उसने मुझसे बात बंद करी, मैं जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगा। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर एग्जाम के हॉल में बैठे हुए हो और ये सिचुएशन आ जाए, क्या लिखेंगे? अब्बू की बात नहीं माननी, जो सही है वो सही है, हमें तो अपने बाय लॉ को फॉलो करना है। ठीक है ना, पेपर तो निकल जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाए, यार सोच के डर लग रहा है, अब्बू घर से निकाल दें, जिंदगी भर वाकई में बात करना बंद कर दें, सोच के डर लग रहा है। आपने क्या बोला, अबे चल यार छोड़ना, खामोश हो जाता हूं, कहीं और ऑडिट पे ईमानदारी दिखा दूंगा मैं। बट जहां आप ऐसा सोच रहे हो, वहां पे आप एक थ्रेट का शिकार हो गए। नाम है उसका फेमिलियरिटी थ्रेट। काम के दौरान जान पहचान वाले निकल आते, काम के दौरान रिश्तेदारियां निकल आती हैं, दोस्तियां निकल आती हैं, क्या करोगे उस वक्त? तो इनके बाय लॉ में लिखा हुआ है, पहले तो इनसे बचने की कोशिश करो। बचने के लिए अब्बू को समझाओ, हो सकता है अब्बू बात समझ जाए। अपने अंकल को समझाओ जो आपका क्लाइंट भी है, कि अननेसेसरी अब्बू के जरिए प्रेशराइज मत करवाओ, हो सकता है वो बात समझ जाए। आईकैप से कंसल्ट करो कि इस मौके पे मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है। बहुत हो, नहीं बच पा रहे, रिजाइन फ्रॉम द जॉब, उस ऑडिट से अलग हो जाओ। ठीक है, मतलब झूठ बोलने से बेहतर है आप उस काम से क्या कर दो, रिजाइन ही कर दो। आप वैसे तो पाकिस्तान है भाई, अगर मैं ऐसा रिजाइन करता रहा हर काम से तो मुझसे ऑडिट कौन करवाएगा? ठीक है सर, अल्लाह एक रास्ता बंद करता है 100 खोल भी देता है, लेकिन बहरहाल पेपर निकालने के लिए तो एथिक्स ही जरूरी है, इसके बाद जिंदगी पड़ी है, समझ गए ना। लेकिन पेपर निकालने के लिए एथिक्स जरूरी। तो बेटा ये पेपर का छोटा सा सिनेरियो आता है, 5-6 मार्क्स का। एक दौर ऐसा था ग्रिड का कि एथिक्स ग्रिड में अलग से लिखा हुआ था 12 मार्क्स का। उस वक्त इसका हर बार सवाल आता था, 8 से 12 मार्क्स। वो सारे सवाल बुक में आपके दिए में छोटे छोटे से केस स्टडी, पता है कैसे सवाल होते थे? आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, डायरेक्टर ने बोला है हमें बैंक से लोन ले रहा है और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब आ रही है, उसने रिक्वेस्ट की है बैलेंस शीट अच्छे से बना दो, विंडो ड्रेसिंग कर दो, चीजों को ऊपर ऊपर से अच्छा कर दो। अगर ऐसा कर दोगे और लोन हमें मिल गया, तुम्हारा प्रमोशन भी कर देंगे और तुम्हारा इंक्रीमेंट भी लगा देंगे और तुम्हें प्रमोट करके सीएफओ बना देंगे। अब आपसे आईके ने पूछा बताओ इस मौके पे तुम किन थ्रेड का शिकार हो चुके हो और इन थ्रेड से कैसे सेफ गार्ड करोगे, कैसे अपने आप को बचाओगे। वो थ्योरी का चैप्टर है, आता केस स्टडी बनकर है। फिर बेटा अगला चैप्टर IS 38 इंटेंजिबल एसेट पढ़ा भाई आपने। ठीक है सर।
देखिए इनटेंजिबल एसेट को FAR 2 में जब लेकर आए, पहले लास्ट अटेम्प्ट की बात सुनना। लास्ट अटेम्प्ट में आप लोग पढ़ रहे थे FAR 1, आप लोग इनटेंजिबल वहां पढ़ रहे थे। जब मैं इस लास्ट अटेम्प्ट के अंदर पढ़ा रहा था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने बच्चों को IAS 38 तकरीबन 70-80% करवाया। मतलब क्यों करवाया? यही तो वजह है ICAP को दोबारा लाना पड़ा इसको यहाँ पर, क्योंकि इसका ताल्लुक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ठीक है, ताल्लुक जोड़ता हूं, कि आपने 38 पढ़ा, आप समझ जाओगे। मैं आपको एक्वायर कर रहा हूं, आप सब्सिडरी, आपकी गुडविल भी है इंटरनली जनरेटेड। जिसने वो गुडविल जनरेट की है वो तो उसको एसेट ही नहीं मानता, IAS 38 कहते हैं, वो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं आपकी कंपनी को खरीद रहा था, मैंने आपकी गुडविल को एक्वायर किया। अब आ गई एक्वायर्ड गुडविल। जब गुडविल को एक्वायर करूंगा तो कंसोलिडेटेड अकाउंट में उस गुडविल को दिखाया जाता है, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, फिर उस गुडविल का हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट किया जाता है। गुडविल को कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, एक आपका पार्शियल गुडविल मेथड और एक आपका फुल गुडविल मेथड। इसी तरह मैं आपकी कंपनी को एक्वायर करने के लिए आया। आप सुना टेक्निकल बात, आपकी कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके बैठी हुई है, R&D, इंटरनल रिसर्च। इंटरनल रिसर्च आप एक्सपेंस आउट करके बैठे हुए, आपने डेवलपमेंट करी, क्राइटेरिया मीट है, आप उसको कैपिटलाइज करके बैठे हुए। मान लो मैं आपकी कंपनी को 100% खरीद रहा हूं, मैंने कहा सब कुछ मुझे बेच दो, सब कुछ मुझे बेच दो। आपने कहा हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। हमने कहा हमारे पास रिसर्च है, कहाँ है दिखाओ, बैलेंस शीट में कहाँ है? आपने कहा एक्सपेंस आउट हुई नहीं। क्या हुई हुई है? एक्सपेंस आउट हुई हुई है। लेकिन उस रिसर्च के बेस पे हमने किसी नई प्रोडक्ट को डेवलप करा है, डेवलपमेंट पड़ी हुई है बैलेंस शीट के अंदर। जब मैं आपको एक्वायर करूंगा, मुझे उस रिसर्च के पैसे भी देने पड़ेंगे जो आप एक्सपेंस आउट करके बैठे हुए हो, क्योंकि मैं रिसर्च के साथ डेवलपमेंट भी खरीद रहा हूं। जब मैं उसके पैसे दूंगा, एक ऐसी चीज जो आपकी बैलेंस शीट में नजर ही नहीं आती है, उसे मैं कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में दिखाऊंगा। और समझो, आपने पढ़ा होगा इंटरनली जनरेटेड ब्रांड क्या होता है? एक्सपेंस आउट। कंपनी इंटरनली जनरेटेड ब्रांड एक्सपेंस आउट करती है, उसको एसेट नहीं मानती, पढ़ा आप लोगों ने? ठीक है, अब समझो, मैं आपके पास आया, आपने बोला यार हमारा कोई ब्रांड है, मान लो आप टोयोटा कंपनी हो, चलो बाकी बुक में एग्जांपल क्या होता हूं, मैं कोका कोला कंपनी को खरीद रहा हूं। मैंने बोला मशीनें मैं खरीद रहा हूँ 100%। ठीक है, आपकी बिल्डिंग मैं खरीद रहा हूँ 100%। आपने बोला हमारा एक ब्रांड है कोका कोला, मैंने कहा वो भी खरीद लूंगा, एसेट है। आपने कहा एसेट है, मैंने कहा बैलेंस शीट में दिखाओ। आपने कहा बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। मैंने कहा क्यों? आपने कहा इंटरनली जनरेट हुआ है, और इंटरनली जनरेटेड ब्रांड एसेट नहीं होता। अब मैंने इस तरह बोला, अबे जो चीज बैलेंस शीट में दिखती नहीं है उसके पैसे मैं क्यों दूं? आपने बोला ले लो कंपनी कोक के नाम के बगैर। मैंने कहा कोक के नाम के बगैर कंपनी किस काम की? अब मैं जब आपको पैसे दूंगा ना, शायद सबसे बड़ा ज्यादा पैसे मैं इसी ब्रांड के दूंगा। एक ऐसा ब्रांड जो आपकी बैलेंस शीट में दिखता ही नहीं है, मैं उसको पैसे दे के एक्वायर कर रहा हूं। जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी, उसमें वो ब्रांड को दिखाऊंगा भी और उसको इंपेयरमेंट टेस्ट से भी गुजारूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने बोला है आपको 100% समझ में आ गया, लेकिन आपको कुछ कुछ बातें समझ में आ रही है। हमें 38 पढ़ा हुआ है। लास्ट अटेम्प्ट के बच्चे जो थे FAR 2 में, उन्होंने 38 नहीं पढ़ा हुआ था। पहले उन्हें 38 पढ़ाना पड़ा, ये सारी बातें बतानी पड़ी, उसके बाद जाके उनको फिर कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट समझानी पड़ी। इसलिए आके अपने बोला यार 38 को दोबारा वहीं ले जाओ, वरना बच्चों को थोड़ा डिफिकल्टी होती है क्या समझने के लिए, कंसोलिडेटेड अकाउंट समझने के लिए। इसके साथ भी रिलेट करके पढ़ा दो उसको। फिर आगे चलो, IFRS S1, ESG एंड सस्टेनेबिलिटी। छोटा सा चैप्टर है, 10-12 पेज का। इसी अटेम्प्ट से शामिल करा है, लास्ट अटेम्प्ट से। आज का दौर सस्टेनेबिलिटी का दौर है, इसलिए ICAP ने, पता होगा, CA फाइनल के अंदर अब इसका पूरा सब्जेक्ट बना दिया है। नई स्कीम में सस्टेनेबिलिटी का पूरा सब्जेक्ट आ गया 100 मार्क्स का। यहाँ तो छोटा सा पढ़ना है, इस बार इस चैप्टर से सिर्फ 2-3 MCQs आए। MCQs भी इतने आसान पूछे, जब बच्चों को चैप्टर पढ़ा रहा था तो चंद सेंटेंस मैंने हाईलाइट करवाए थे, बेटा हाईलाइट कर लो, हाईलाइट कर लो। मेरे हिसाब से सीधा सीधा MCQ बनता है यहाँ से। इत्तेफाक से वही उसने पेपर में पूछ भी दिया। सस्टेनेबिलिटी क्या है बेटा? आज का दौर सस्टेनेबिलिटी का दौर है। ठीक है, आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हो एक ऐसे बिजनेस की जो अगर सस्टेनेबल नहीं है, पायदार नहीं है, देरपा नहीं है, लॉन्ग टर्म में चलने वाला नहीं है, तो आप उसकी रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर रहे हैं?
आज का दौर पोल्यूशन का दौर, उसको खत्म करने की बातें हो रही हैं। क्लाइमेट चेंज, उससे बचने की बातें हो रही हैं। क्लाइमेट चेंज को रोक तो नहीं सकते, उससे बचोगे कैसे, कंपनी को उसके इफेक्ट कैसे कम से कम लेकर आओगे। अपनी बिजनेस को सस्टेनेबल रखने के लिए तुम क्या कर रहा हो, उसकी पूरी रिपोर्टिंग बनती है। इसके दो S1 आज तक बने, S1 S2। S1 मतलब सस्टेनेबिलिटी का पहला स्टैंडर्ड, S2 सस्टेनेबिलिटी का दूसरा स्टैंडर्ड। जिस तरह फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं, सस्टेनेबिलिटी के भी स्टैंडर्ड बनते जा रहे हैं। इसकी रिपोर्टिंग कैसे होती है? अभी इन्होंने आपके कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में खाली S1 रखा हुआ है थोड़ा सा। वो जो S2 है, वो इन्होंने ये फाइनल में रखा हुआ है, क्लाइमेट चेंज वाला। आप ना खुद देखो क्लाइमेट चेंज कैसा आ रहा है। गर्मियां शदीद गर्मियां, सर्दियां शदीद सर्दियां। आप दुनिया में देखो स्टॉर्म आते जा रहे हैं, थंडर स्टॉर्म आ रहे हैं, ठीक है सर। तो बर्फबारी हो रही है, तूफानी किस्म की हो रही है, इतने लोग मर रहे हैं, बिजनेस तबाह हो रहे हैं। उस दौर में तुम खाली लोगों को ये तो दिखा रहे हो इतने एसेट्स हैं, पता नहीं आगे रहेंगे नहीं रहेंगे, इतनी लाइबिलिटीज हैं, पता नहीं पे ऑफ कर पाओगे नहीं कर पाओगे। जरा सा क्लाइमेट चेंज आया, तुम्हारा बिजनेस तबाह बर्बाद करके चला गया, जिसकी तुमने कोई रिपोर्टिंग पहले से की भी नहीं थी। तो इस सबकी रिपोर्टिंग होती है, कैसे होती है और क्यों होती है। ठीक है, इन सब के लिए थोड़ा सा मामला यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। बहुत आसान रखा हुआ है, थ्योरी थोड़ी सी है, आपको याद करनी पड़ेगी, दैट्स ऑल। लास्ट एरिया बेटा, आई अदर एरिया ऑफ IFRS। इसमें IFRS 16 आ रहा है, लीजेस पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। लिख लो, आता है, इस बार भी आता है। मैंने आज तक ऐसी अटेम्प्ट नहीं देखी जिसमें लीज का सवाल ना आया हो, और हमें सबसे पहले इसी टॉपिक से शुरू करना है। लीज एक कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी अपना एसेट दूसरी पार्टी को इस्तेमाल करने का राइट दे देती है। जो एसेट इस्तेमाल करने का राइट देता है वो लेसर कहलाता है, और जो इस्तेमाल करने का राइट ले लेता है वो लेसी कहलाता है। तो यहाँ पे आपको दो अकाउंटिंग पढ़नी है। अगर मैं अपना एसेट किसी को इस्तेमाल करने का राइट दे रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, उसकी अकाउंटिंग क्या है, और जो ये राइट लेता है उसकी अकाउंटिंग क्या है। फिर फर्दर लीज की दो क्लासिफिकेशंस होती हैं, फाइनेंस लीज भी होती है, ऑपरेटिंग लीज भी होती है। अगर फाइनेंस वाली लीज है अकाउंटिंग कैसे करोगे, ऑपरेटिंग वाली लीज है अकाउंटिंग कैसे करोगे। फिर मेरा और आ रहा है IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट। चलिए, थोड़ा टाइम भी ज्यादा हो रहा है, इस तरफ फहद का एरिया है, शायद जब उनकी दो चार दिन में लगेगी वो आपको बता देंगे। IS 10 इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है सर, छोटा सा स्टैंडर्ड है। जब इसको पढ़ेंगे तो टोटल इसमें 22 पैराग्राफ है, दैट्स ऑल। 2.5-3 पेज का स्टैंडर्ड है। सिखाता क्या है, ये हमें उन इवेंट की अकाउंटिंग सिखाता है जो रिपोर्टिंग पीरियड एंड होने के बाद अकर होते हैं। रिपोर्टिंग पीरियड एंड होने के बाद। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। हमारा साल 2025 में खत्म हो गया। मैंने आपको FY1 में भी बताया था, साल खत्म होने के आखिरी दिन फाइनल अकाउंट नहीं बनते। फाइनल अकाउंट बनाने में 2-3 महीने लग जाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। अब उन 2-3 महीनों में कुछ ऐसे इवेंट हो जाते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि उन इवेंट को हम 2026 में रिकॉर्ड करें या 2025 में रिकॉर्ड करें। फॉर एग्जाम्पल, 25 खत्म हुआ, क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 10 लाख रुपए का। अल्लाह ना करे साल खत्म होने के 2 दिन बाद आग लग गई, सारा स्टॉक जल गया। आग कब लगी है? 2026 में। स्टॉक कौन सा जल गया? 2025 का बचा हुआ। जब मैं 25 की बैलेंस शीट बनाऊंगा, मुझे एक फैसला करना होगा कि उस बैलेंस शीट में मैं इसको एसेट के तौर पे दिखाऊं या लॉस के तौर पे दिखाऊं। आग लगी है 26 में, स्टॉक जल गया 25 वाला, बैलेंस शीट 25 की बन रही है। ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं उसको क्लोजिंग स्टॉक में दिखाऊं क्योंकि मेरे पास वो स्टॉक के तौर पे 25 में तो बचा हुआ था, लेकिन जब मैं फाइनल अकाउंट बना रहा था उस वक्त तक ये बात मेरी नॉलेज में आ चुकी थी कि ये सारा स्टॉक जल चुका है। मैं इसको एसिड से हटा के किस में ले जाऊं, लॉस में ले जाऊं। कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जो होते साल खत्म होने के बाद है, उन्हें पिछले साल में दिखाना ज्यादा बेहतर होता है। और कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जो साल खत्म होने के बाद होते हैं, जिनका पिछले साल से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, उन्हें अगले साल में दिखाना ज्यादा बेहतर होता है। जिनको पिछले साल में रिकॉर्ड करवाओगे वो कहलाते हैं एडजस्टिंग इवेंट, और जिनको अगले साल में रिकॉर्ड करवाओगे उन्हें कहते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट। क्या होते हैं एडजस्टिंग, क्या होते हैं नॉन एडजस्टिंग, इस आगे से आपको बेटा ये समझने का मौका मिलेगा। और आगे आ जाओ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सल्फात का एरिया है। फिर है इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, सल्फात का एरिया। और लास्ट एरिया है प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट, और इसके साथ मिला के पढ़ना पड़ता है चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डी कमीशनिंग कॉस्ट। इसके आगे भी आप कंपलसरी लिख लो।
इस बार भी इसका 18 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। ये IAS 37 अब एग्जामिनर को बहुत पसंद है। इसमें 92 पैराग्राफ हैं। हमें 92 में से तकरीबन 87 88 पैराग्राफ की रीडिंग करनी पड़ेगी, फिर कहीं जाके ये स्टैंडर्ड हमारे काबू में आएगा। मैं सिखाता क्या है, ये हमें प्रोविजंस करना सिखाता है। प्रोविजन, प्रोविजन करें या ना करें, और करें तो कब करें, कैसे करें। ये काम थोड़ा सा मैंने आपको FAR 1 में करवाया था। IAS 16 के अंदर एक सवाल करवाया था, दो सवाल करवाए थे। डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रोविजन करना सिखाया था। डिसमेंटलिंग याद है, प्रेजेंट वैल्यू पे काम करवाया था। प्लान डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। फिर बाद में उसकी मैंने हर साल कंपाउंडिंग करवाई थी। इसको हमने अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट भी कहा था। क्या होती है प्रोविजन, क्यों की जाती है, कैसे की जाती है। हमारे IAS में डेफिनेशन है, प्रोविजन एक ऐसी लाइबिलिटी को कहा जाता है जिसकी टाइमिंग या अमाउंट में अनसर्टेनिटी होती है। क्या होती है, अनसर्टेनिटी। ऐसी लाइबिलिटी हमें पता ही नहीं है ये कब पे ऑफ करनी है, और अगर ये पता है कब पे ऑफ करनी है, हमें ये नहीं पता कितने पैसे देने। आपने कहा समाज ऐसी लाइबिलिटी तो नहीं होती, होती है बेटा। हमें नहीं पता होता कब देने पैसे और कितने देने। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, हमने अपनी एक पॉलिसी बनाई हुई है, रिफंड पॉलिसी। कस्टमर को बोला हुआ है कि जो भी हमारे स्टोर से सामान खरीदेगा उसके पास 15 दिन का टाइम है। अगर वो चाहे हमारी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है, अगले 15 दिन में चीज वापस कर जाए और अपना पैसा रिफंड ले जाए। ये बात हमें सबको बोली हुई है। आज एक कस्टमर हमसे 15,000 रुपए का सामान खरीद के जा रहा है। उसने 15,000 रुपए हमारे हाथ पे रख दिए, सामान लेके जा रहा है। उसने इस तरह बोला, सर तैयार रहना, मैं वापस भी आ सकता हूँ अगले 15 दिन में। हो सकता है मैं सारा सामान रिफंड करके पैसे ले जाऊं, हो सकता है मैं नहीं भी आऊं, हो सकता है मैं कुछ सामान रिफंड करके पैसे ले जाऊं। अब वो मुझे फंसा के चला गया। रिफंड मेरी लाइबिलिटी है, मना नहीं कर रहा, मैं रिफंड कर दूंगा। लेकिन कितना रिफंड करना है, अभी तो एक कस्टमर की बात हो रही है, पता नहीं कितने लोग आके रिफंड करवाएंगे, पता नहीं आएंगे भी नहीं आएंगे। अब ऐसी लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करवाया जाए या रिकॉर्ड ना करवाया जाए, तो IAS 37 का एक पैरा है, पैरा 14, वो कहता है कि मेरी 3 कंडीशन है। जिस दिन वो तीनों कंडीशन पूरी हो जाए, अब आप प्रोविजन को रिकॉर्ड कर लो, ऐसी लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कर लो, उससे पहले मत करना। सिंपल सी कंडीशन है, समझने में टाइम बहुत लगता है। एक एक लाइन की है, वो क्या है। प्रोविजन उस वक्त करना जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हो जाए किसी पास्ट इवेंट के रिजल्ट में, प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी हो और रिलायबल एस्टीमेट भी आप ले सको। तीनों कंडीशन पूरी होगी तो प्रोविजन होगी, वरना नहीं होगी। कंडीशन नंबर 2 और 3 तो 10 10 मिनट की हैं, ऐसे निकल जाती हैं। कंडीशन नंबर 1, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हो जानी चाहिए किसी पास्ट इवेंट के रिजल्ट में। इसको समझने में बहुत टाइम लग जाता है। कैसा कौन सा पास्ट इवेंट होता है जो एट प्रेजेंट हमें ऑब्लाइज कर देता है। जब समझ में आएगा आप भी समझ जाओगे कब प्रोविजन करनी है कब नहीं करनी। एग्जामिनर टेस्ट करता है, ये बात आपकी समझ में आई नहीं आई। छोटा छोटा सा केस स्टडी देता है, अब पूछता है बताओ प्रोविजन करें नहीं करें, करें तो कितने अमाउंट की करें। वो सब चीजों को डिसाइड करना पड़ता है। ये बेटा हमारा सिलेबस है जिसको हमें पढ़ना है और समझदारी के साथ पढ़ना है। ये सब्जेक्ट वो है जिसमें ICAP ने गोल्ड मेडल रखा हुआ है, अभी से बता दूं। पता ना आपको, 2 सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल है कैफ में। एक ऑडिट में गोल्ड मेडल है और एक आपका CR के अंदर गोल्ड मेडल है। अब गोल्ड मेडल सबका नहीं आता है, हर अटेम्प्ट भी नहीं आता। गोल्ड मेडल का अपना क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया को मीट करेगा वो गोल्ड मेडल लेकर जा सकता है। अब तक 31 टाइम्स ICAP इस सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल अनाउंस कर चुका है। और पता नहीं आपको पता है नहीं पता, उन 31 में से 22 दफा गोल्ड मेडल TSA का आ चुका है। ठीक है ना। लेकिन ये उस वक्त मुमकिन हो पाता है जब बच्चे हमारे साथ मिलकर मेहनत करते हैं। सिर्फ हमारे पढ़ाने से गोल्ड मेडल नहीं आता, क्लासेस लगाने से गोल्ड मेडल नहीं आता, आपके परफॉर्म करने से गोल्ड मेडल आता है। मैं इसको और पॉजिटिव कर देता हूँ, आप जैसे अच्छे बच्चे हमें पढ़ाने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है सर, हम उनकी थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, वो पेपर में अच्छा परफॉर्म करके आ जाते हैं, वो गोल्ड मेडल लेके आ जाते हैं। ऑटम 2006 गोल्डन अटेम्प्ट है। ऑटम 2006 जिसमें स्टील एयर लिमिटेड का सवाल आया था, करवाया था आपको FAR 1 में। इस अटेम्प्ट में 3 गोल्ड मेडल आए थे, तीनों TSA के थे। शेरदिल के, वासिफ के और मिस सबरीन के, मुझे अब तक याद है। ये वो रिकॉर्ड है TSA, हम खुद भी आज तक अपने बच्चों से नहीं तोड़वा सके। तो 4 भी नहीं के टाइम में, अब तो 5 कर दिए हैं। हो सकता है आप लोग तोड़ दो और 500 TSA के आ जाए बेटा। मैं फिर समझा रहा हूँ, अच्छा सब्जेक्ट है, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग है, कहानी नहीं करनी है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करनी है। जो प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनीज कर रही है, बस वो रिपोर्टिंग आपको सीखनी है।
कल लगाइए क्लास, है क्लास इंशाल्लाह। लीजेस IFRS 16 से बातों को शुरू करेंगे। इन क्लास से पहले मैं IFRS 16 की PDF ग्रुप में सेंड कर दूंगा, डाउनलोड करके ले आना। इंशाल्लाह कुछ पैरा रीड करके प्रैक्टिस शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज।